हेलो एवरीवन, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएससी स्टडी गुरु में। आज मैं आपको 12th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। आज हम करने वाले हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, उसके बाद इसका डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद फिर हम इसके लिए सूत्र उत्पन्न करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। लेकिन उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम करवाने वाले हैं आपको कक्षा 12वीं के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता जाता है और आपके लिए हम इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस बनाते जाते हैं। तो चलिए करते हैं हम प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडिंग डाल देंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन या संयोजन। इसे समूहन भी बोला जा सकता है, संयोजन भी बोला जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि समांतर क्रम संयोजन होता क्या है। तो देखो, जब सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे को अब यहां पर देखो, कोई एक प्रतिरोध नहीं है, सभी प्रतिरोधों के पहले सिरों को, यहां पर हम सिरे क्या कहेंगे, सिरों को एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरों को दूसरे बिंदु पर, दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार का जोड़ना समांतर क्रम समूहन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो यहां पर हमने परिभाषा लिख दी है किसकी, समांतर क्रम संयोजन की। जब सभी प्रतिरोधों के पहले सिरों को एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरों को दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार का जोड़ना समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले हम बनाएंगे अब क्या, इसका डायग्राम। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखो हम यहाँ पर कुछ प्रतिरोध ले लेते हैं। ये हमने पहला प्रतिरोध ले लिया, फिर दूसरा प्रतिरोध ले लिया, फिर हमने ये तीसरा प्रतिरोध ले लिया। यहाँ पर हमने 3 प्रतिरोध ले लिए हैं। अब समांतर क्रम में जोड़ना है तो क्या है हमें डेफिनेशन, पहले सिरों को, ये पहले सिरे हैं एक बिंदु पर, ये जोड़ दिया हमने, देखो एक बिंदु पर, और दूसरे सिरों को दूसरे बिंदु पर। यहाँ पर हम दूसरा बिंदु ले लेते हैं, इस पे जोड़ देते हैं, दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया। जब सभी प्रतिरोधों के पहले सिरों को एक बिंदु पर दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर जोड़ते हैं, तो इस प्रकार का जोड़ना हमारा समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब क्या करना है, इसमें अपन जोड़ देंगे एक सेल और एक कुंजी। यहां पर देखिए हमने एक सेल जोड़ दिया और एक कुंजी जोड़ दी। कुंजी को K से दर्शा देंगे और सेल को C से। ये प्लस सिरा, ये माइनस सिरा। यहाँ पर इसमें से प्लस सिरे से कौन से I धारा निकल के आएगी, तो ये I जो है यहाँ से 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी। ये लिख दिया हमने, पहले वाले में I1, दूसरे वाले में I2 और तीसरे वाले में I3 धारा के रूप में ये बढ़ गई। और जब ये धारा इन प्रतिरोधों में जाएगी तो इनके कुल विभवांतर जो है वो हम यहाँ लिख देंगे कि V उत्पन्न हो रहा है। या हमने लिख दिया कुल विभवांतर। ये सभी प्रतिरोधों का कुल विभवांतर कितना है, V है। इस सिरे को नाम दे देंगे A और इस सिरे को नाम दे देंगे अपन B। ये धारा जो है वो वापस इधर से रिटर्न होगी। तो ये हमारा यहाँ पर डायग्राम बन चुका है। इस डायग्राम में जो प्रतिरोध है इनको नाम दे देंगे, पहले वाले को R1, दूसरे वाले को R2 और तीसरे वाले को R3। तो यहाँ पर हम 3 प्रतिरोध ले लिए हैं, वो कौन कौन से हैं, R1, R2, R3। तो यही चीज हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। माना 3 प्रतिरोधों को
समांतर क्रम में जोड़ा गया है, क्रम में जोड़ा गया है, जिनके प्रतिरोध R1 R2 व R3 हैं। हमने 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया। अब परिपथ में धारा जो है वो I1 I2 I3 के रूप में बढ़ जाती है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे तीनों प्रतिरोधों में धारा I1 I2 व I3 प्रवाहित होने पर परिपथ का कुल विभवांतर कितना हो जाता है? V हो जाता है, V हो जाता है। तो यहां पे लिखेंगे अपन। तो अब यहाँ पे ओम का नियम क्या कहता है? देखो ओम का नियम हमें पता है V बराबर होता है IR। V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो ये नियम अपन लगाने वाले, लेकिन यहाँ पर हम ये देखेंगे कुल धारा कितनी है। यहाँ से लिखेंगे अपन कुल धारा। तो कुल धारा I बराबर कितनी है? वो है I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ पे यदि I1 प्लस I2 प्लस I3 को जोड़े तो कुल धारा कितनी मिल जाएगी? हमें I मिल जाएगी। ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब यहाँ लिखेंगे हम ओम के नियम से। ओम के नियम से अभी मैंने बताया ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR। तो यहाँ से यदि I का मान निकाले अपन तो R को मान लाना पड़ेगा, इसके बटे में लाना पड़ेगा। तो I बराबर कितना हो जाएगा? V बटे R हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे ओम के नियम से I बराबर होता है V बटे R। तो यदि अपन इसे I1 करें तो कितना बन जाएगा? V बटे R1 बन जाएगा। ठीक है। यदि इसे अपन I2 करें तो क्या हो जाएगा? ये V बटे R2 हो जाएगा। और यदि अपन इसे I3 करें तो V बटे R3, क्योंकि विभवांतर तो सभी का V है, बस यहाँ पे प्रतिरोध जो है वो चेंज होते रहेंगे। तो ये चारों मान रख देंगे अपन समीकरण नंबर 1 में। यहाँ लिखेंगे चारों मानों को समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 कितना था हमारे पास? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I का मान तो V बटे R है, यानी कि V बटे R। I1 का मान V बटे R1 प्लस V बटे R2 I2 का मान हो गया, और I3 का V बटे R3 मान हो गया। ऊपर से यहाँ पे सब में से अपन V जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो V बटे R बराबर हो जाएगा, देखो V अपन ने कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ये हमारे पास यहाँ पर अंदर कोष्टक में बच जाएगा। V से V कैंसिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। तो यहाँ पर हमारा कुल प्रतिरोध जो है वो निकालने का सूत्र आ चुका है जब हमारे प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इतनी आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। डेफिनेशन लिखिए, डायग्राम बनाइए, डायग्राम के बारे में लिखिए और उसके कुल प्रतिरोध का सूत्र आप निकाल लीजिए। और लास्ट में हम लिख देंगे यहाँ पर अर्थात कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम। कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यहाँ पर कुल जो प्रतिरोध है उसका व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। लेकिन उसके बाद यदि आपको कोई परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसके लिए हम आप तक सॉल्यूशन जरूर पहुंचाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।